हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीटी स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से आपका स्वागत करते हैं अपने इस प्यारे से चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने पीवाईक्यू सीरीज की शुरुआत कर दी है ऑलरेडी, जिसमें हमने कई सारे पोर्शन को कवर कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास इलाहाबाद का मॉडल पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने बहुत सारे पार्ट को कवर कर लिया है ऑलरेडी, जिसमें हमने अपने अति लघु के पार्ट को भी किया, हमने अपने ऑप्शनल यानी कि अगर जो हमारे बहुविकल्पीय होते हैं उसको भी हमने किया, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 40 बहुविकल्पीय कर चुके हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने बहुविकल्पीय को डिस्कस किया है विद द कोर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, हमने उसमें डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया विद देयर सॉल्यूशन, और फिर हमने उसमें और बताया कि किस तरीके से और क्वेश्चन से बन सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने अति लघु किए सेट 1 और सेट 2 के। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं किस पर, लघु उत्तरीय प्रश्न पर, यानी कि जो प्रश्न हमारे 4 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, तो अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी होते हैं बट इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे लगाने होते हैं, हमको थोड़ा जानकारी होगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगेगा, पर इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। अभी हम आज सेट 1 के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि हम लगभग इसके सारे क्वेश्चन कर लें, 5-6 क्वेश्चन जो है। उसके बाद सेट 2 के भी क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, सो वेलकम टू द डे 7। आज हमारा डे 7 है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि हम उसी हिसाब से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। और सबसे पहले मैंने पीवाईक्यू सीरीज से शुरू किया है, ताकि ये ना हो बाद में कि हम लोग थ्योरी ही पढ़ते रहें, सिर्फ सिलेबस ही पढ़ते रहें, और जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे हम लोग अनअवेयर रहें। इसलिए मैंने क्या किया था कि सबसे पहले हमने पीवाईक्यू सीरीज सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 2024 का मेरे पास वो है पीवाईक्यू। तो ये तो मॉडल पेपर था इलाहाबाद वाला, लेकिन मेरे पास जो यूपी बोर्ड का पेपर आया है वो भी मेरे पास एक है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो में लाऊंगा, उसमें हम डिटेल में कुछ ऐसे पोर्शनों को देखेंगे चैप्टर्स के जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर ये है लघु उत्तरीय। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि आज हमारे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है, मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, जो इसमें डिटेलिंग दे रही है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें हमें क्या निकालना है कि निम्न सारणी में एक गांव के 100 गेहूं के खेतों की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है। क्विंटल प्रति हेक्टेयर माध्य उपज ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, यानी क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहा है कि माध्य निकालिए। क्या निकालिए हमसे, माध्य निकालिए। अब इस माध्य निकालने में हमें करना क्या है, हमें सारी दे रखी है। कैसे दे रखी है हमें उसमें हमें दे रखा है उपज, उपज प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये हमें दे रखा है उपज प्रति हेक्टेयर। उसके बाद खेतों की संख्या, कितनी खेतों की संख्या, मतलब इस तरह से हम लोग को समझो कि एक वर्ग दे रखा है, वर्ग अंतराल, और साथ ही साथ हम लोग को क्या उसकी बारंबारता दे रखी है। किस तरह से, देखो हमें इसमें दे रखा है खेतों की संख्या। चलो भाई साहब, खेतों की संख्या दे रखा है, कितने कैसे, देखो यहाँ पे एक बना रखा है हमारे पास, और फिर उसमें हमें दे रखा है कि यहाँ 40 से 44 तक। ठीक है, फिर हमारे पास है 45 से 49 तक, फिर हमारे पास 50 से 54 तक। ये हमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं अलग अलग। फिर हमें दे रखा है 55 से 59 तक। फिर हमें क्या दे रखा है, फिर हमें दे रखा है 60 से 64 तक, 60 से 64, और लास्ट में हमें दे रखा है 65 से 69 तक। ठीक है, यहाँ पे 65 से 69 भी लिख लीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें जो हम लोग को बारंबारता दे रखी है, बारंबारता यानी कि जो हमें खेतों की संख्या दे रखी है, ये इतना हेक्टेयर है, इतनी उपज है जो खेत की है, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे है 4, ये है 6, ये है 16, ये है 20, ये है 30, और ये है हमारे पास 24। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, माध्य निकालना है। अब देखो इसके लिए करते क्या है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को बनानी होगी एक टेबल, एक सारी बनानी होगी। उसके बाद उसमें हम लोग देखेंगे माध्य का जो फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं। माध्य का जो फार्मूला होता है इसके लिए एक्स बार, उसकी वैल्यू होती है ए प्लस, चाहे स्मॉल ए या कैपिटल ए, जो भी आपकी बुक में कैपिटल है तो आप यहाँ पे कैपिटल ए कर सकते हैं। कैपिटल ए ये क्या होती है हमारी, अगर मैं अपने उससे करता हूं, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ, यानी कि बारंबारताओं के योग, और बारंबारता गुणे डी अभी हम एक सारी से निकालेंगे, उनका होता है यहाँ पर गुणा योग, ये होता है सिग्मा, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये सबको जितनी भी वैल्यू रहेंगी उन सबको जोड़ देना है। ठीक है, एडिशन होता है, ये सबका जोड़ होता है। और ये क्या होता है, ए, जब हम कल्पना वैल्यू लेंगे, मतलब जो मैं अभी वैल्यू लूंगा वो बताऊंगा क्या होती है। चलो ठीक है, इसको भी हो सकता है मैं मिटा भी दूं, क्योंकि अभी हमें टेबल बनानी होगी बड़ी। ठीक है, चलो भाई, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, इसमें यहां पर देखो सबसे पहले वर्ग लिख देता हूं,
कौन सा वर्ग? जो हमें वर्ग दे रखा है। क्या वर्ग दे रखा है बताओ? 40 से 44, फिर 45 से 49, फिर 50 से 54, ये दे रखा है। फिर क्या दे रखा है? 55 से 59, फिर क्या दे रखा है यहाँ पर? 60 से 64, फिर क्या दे रखा है हमें? 65 से 69, 65 to 69। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमें दे रखा है? एक तो ये वर्ग हो गया हमारा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग माध्य सॉल्व किया था, माध्यिका सॉल्व किया था, तो हमने एक चीज में क्या वर्क की थी कि जब भी जो हमारा वर्ग होता था ना, जैसे अगर हमारा वर्ग होता था, समझ लो वर्ग होता था कि 0 से लेके 3, फिर होता था 3 से 6, फिर होता था 6 से 9, फिर होता था 9 से 12। इसमें एक चीज आपने गौर की क्या कि जो पहली हमारी, जैसे जो हमारा पहला वर्ग है वो जहां खत्म होता था वहीं से दूसरा वर्ग शुरू होता था। मतलब पहले वर्ग की जो उच्च सीमा है वो दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती थी, ये होता था। यानी कि ये सेम होते थे, ये देखो सेम है, ये सेम है। तो इस तरह से ये होता था कि वर्ग हमारे जुड़े हुए हैं, इनसे हमें वैल्यू देनी है। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे 40 44, यहाँ 45 आ गया, यहाँ 49, यहाँ 50 आ गया। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इस वर्ग को बराबर करना पड़ेगा। ये कैसे बराबर करेंगे? इसका भी तरीका होता है। कैसे? देखो, बराबर ऐसे करोगे कि जो निम्न सीमा है उसमें 0.5 घटा दो, यानी कि 1/2 को यहाँ पर देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, वो अपनी कॉपी में नोट करना। आप क्या करोगे? यहाँ पे जो निम्न सीमा है, निम्न सीमा मतलब जो लीस्ट वाला है, ये 40 है जैसे यहाँ पर, तो निम्न सीमा जो है आप, ठीक है, निम्न सीमा में क्या करेंगे? 1/2 को घटा देंगे, 1/2 या फिर और कह दें 0.5, ठीक है, 0.5 ये घटा देना है। और उच्च सीमा में क्या करना है? तो इससे क्या होगा, जो हमारा वर्ग होगा ना वो बराबर हो जाएगा, उसमें 1/2 को ऐड कर देना है, यानी कि 0.5 को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगी? जो वर्ग है हमारा वो बराबर हो जाएगी। तो अब जो हमारा नया वर्ग आ रहा है उसको क्या कैसे लिख सकते हैं? वेट अ मिनट, हाँ, जो नया वर्ग आएगा वर्ग अंतराल, वो कैसा हो जाएगा? अब देखो, वो बनाने के लिए देखो 40 में से जैसे मैं घटाऊंगा 0.5 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 को घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 39.5, 39.5 से 44.5। क्यों ये 44.5 कैसे हो गया? 44.5 क्योंकि ये उच्च सीमा है और इस उच्च सीमा में मुझे 1 दशमलव यानी 1/2 यानी कि 0.5 ऐड करना है, जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? ये 44.5। समझ में आया ये स्टेप? चलो ठीक है, एक और बताता हूँ। देखो जैसे इसमें ये निम्न सीमा इसकी, इसमें कितना घटा दो? 0.5 घटा दो, तो 45 में से जब 0.5 घटाओगे तो 44.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44.5। और ये फिर इसमें ये वाले में जोड़ना है, ये वाले में घटाओ, ये वाले में जोड़ो, ये वाले में, ये वाले में घटाओ, ये वाले में जोड़ो, ये वाले में घटाओ, जोड़ो, घटाओ, जोड़ो, तो बराबर हो जाएगा 44.5। फिर कितना हो जाएगा? ये 49.5। इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 घटाऊंगा तो 49.5, और इसमें जोड़ूंगा तो 54.5। इसमें क्या करूंगा? घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये 54.5, और इसमें क्या करूंगा? जोड़ूंगा तो हो जाएगा 59.5। इसमें क्या हो जाएगा? 60 दशमलव, नहीं देखो इसमें घटाना है तो कितना हो जाएगा? 60 में से 0.5 बचाऊंगा 59, 59.5, और इसमें कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64.5। अब 65 है, 65 में से पॉइंट घटाऊंगा 0.5, 64.5, और फिर 69.5। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे जैसे हमारा खत्म हुआ 44.5, तो यहाँ शुरू हुआ 44.5, यहाँ खत्म हुआ 54 पे, यहाँ भी 54 पे, यहाँ 49 पे, यहाँ 49 पे, यहाँ 59, यहाँ 59, यानी कि हमारी जो वर्ग सीमा है वो बराबर हो गई है। यही हमें करना था कि उच्च सीमा इसकी जो है वो उसकी निम्न सीमा के बराबर हो, यानी कि ये इसकी जो उच्च सीमा है ये इसकी निम्न सीमा के बराबर हो, यही मुझे करना था। ये मेरा वर्ग अंतराल आ गया। चलो भाई साहब ठीक है, अब क्या करते हैं? अब इसकी बारंबारता जो दे रखी है इसे एफ बोलते हैं, यानी कि बारंबारता क्या क्या है? 4, 6, 16, 20, फिर क्या है? 30, फिर क्या है? 24। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब इसमें एक काम ये करते हैं कि अब हम लोग इसकी जो एक विधि होती है इसको क्या बोलते हैं? कल्पित विधि। यहां पे देखो, अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, ये किसका है? ये कल्पित विधि। वैसे मार्ग निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपको कई तरीके बताए गए होंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका कह लूं मैं, या फिर मतलब इजीली जो आप समझ पाएंगे वो कल्पित माध्य विधि होती है। उसमें हम कैसे करते हैं? तो ये जो फार्मूला है ना, ये क्या है? कल्पित माध्य विधि का है, कल्पित माध्य विधि का है। और इसमें ये जो ए है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं हम लोग? कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया फार्मूला मैंने कैसे लिख दिया? तो ये कल्पित माध्य के लिए है। अब इसमें क्या करूंगा मैं? एफ तो निकाल लिया मैंने, अब मैं निकालूंगा अपना डी। अब ये डी कैसे निकलता है भाई? भाई डी कैसे निकलता है? तो डी के लिए एक तरीका करना होता है क्या? इन दोनों को जो हमारे वर्ग सीमा है इनको जोड़ दो, बटे 2 कर दो। मतलब कि अगर आपको डी निकालना है, डी, तो उसके लिए क्या होता है? डी के लिए हमारे पास आता है कि जो उच्च सीमा है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बटे 2,
ये कर देना है आपको हर वैल्यू के लिए, मतलब इसके लिए भी यही फॉर्मूला, फिर इसके लिए भी यही, ये डी की वैल्यू यहाँ पे, इस डी की वैल्यू यहाँ पे, इस डी की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको वहां पर, ठीक है। उच्च सीमा और निम्न सीमा बटे 2 आ रहा है। अब क्या करना होगा आपको, लगाओ भाई फटाफट, इसके लिए लगाओ। तो 39.5, ये देखो पहली मैं वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से, कितना आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है आपकी 39.5 प्लस निम्न सीमा कितनी है यहाँ पर 44.5, मतलब वही समझ लीजिए आप, यहाँ पे ये होती है एल हमारी, ये होती है हमारे पास एच बोल दिए या जो भी बोलते हैं वहां पर, 39.5 प्लस 44.5 बटे 2। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो 5 5 10 और 39 44, आ जाएगी आपके पास 84 बटे 2, यानी कि 44 बटे 2 यानी कि 42। तो डी की वैल्यू पहले के लिए कितनी आ गई, 42 आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 5 5 10 0 आता है 1, 9 4 13 1 14 के 4 आता है 1, और फिर कितना हो जाएगा ये 4 3 7 1 8, 84, और 84 बटे 2 कितना हो जाएगा ये 40 बटे 2 42 आ जाएगा। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं, इसे सॉल्व करते रहेंगे मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कैलकुलेशन है सिर्फ। फिर क्या होगा यहाँ पर, अब डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 42। अब आप हर वैल्यू के लिए यही काम करने जाओगे कि हर वैल्यू के लिए आप उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ोगे, इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा को जोड़ोगे तो उससे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट तरीका ये होता है कि जैसे कितने आ गए 42, अब इनका डिफरेंस देख लो, इनका अंतर कितना है, कितना हो जाएगा अंतर, अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई 44.5 में से 39.5 को घटा दो, कितना आएगा, 5 5 गया 0, ये खत्म, फिर 4 में से 14 में से 9 गया 5, ये 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 5 आ गया, यानी कि अंतर हमारा कितना है 5 है। तो अब जब अंतर हमारा 5 है तो क्या करना है, इसमें सबको जोड़ते चले जाना है, 42 और 5 47, फिर 47 और 5 5 12, 52, 52 और 5 57, 57 और 5 62, और 62 और 5 67। ये ऐसे आपको लिख देना है, क्या क्या आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, चाहो तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, क्योंकि भाई अब एग्जाम दे रहे हो बोर्ड में तो उसमें टाइम मिलेगा नहीं आपको, तो ये तरीका आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और काम भी आ जाएगा। आपको करना क्या होगा, जो भी आपको वैल्यू उच्च सीमा निम्न सीमा की दे रखी है बटे 2, ये कर दीजिए, इस तरीके से आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे वो पहली वैल्यू मिली उसमें जो अंतर है ना इन दोनों का, या फिर सबका अंतर बराबर ही है, किसी एक का भी अंतर लेके आप उसको जोड़ते चले जाइए, आपको मिल जाएगी डी की वैल्यू। ठीक है, अब डी के बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होती है, यहाँ पर एफ डी की वैल्यू चाहिए होती है, इसकी एफ डी की वैल्यू, मतलब अब मुझे इसका गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको देता हूँ मिटा। ठीक है, अगर अभी तक लिख लिया तो ठीक, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको फॉर्मूले को मैं अभी फिर से लिख दूंगा यहाँ पर, देखो अब क्या निकालना है मुझे, अब इसका निकालना है मुझे चौथा, क्या निकालना है एफ डी, यानी कि अब एफ ये बारंबारता और इस जो मैंने डी निकाला है उसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। कैसे कर दूंगा, देखो भाई क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर एफ और डी, एफ और डी, लेकिन एफ और डी से पहले यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, एफ और डी से पहले हम लोग करते हैं कि हम लोग कल्पित माध्य अपना चुन लेते हैं कि हमारा कल्पित माध्य क्या आ रहा है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं क्या आ रहा है, उसके बाद हम एफ डी, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कह रहा था, हमारा फार्मूला ये कह रहा था कि एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें एफ डी निकालना होगा। एफ डी के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डी की वैल्यू, ये तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू के बाद हमें निकालना होगा डी इज इक्वल टू, एक सेकंड रुक जाओ, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये कैसे होता है भाई, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये कैसे निकालोगे आप, जब आपको पता चल गया कल्पित माध्य विधि में, अभी मैंने बताया आपको कि एक्स बार इज इक्वल टू ए, ये आपका कल्पित माध्य होगा, प्लस का सिग्मा ऑफ एफ ऑफ डी बटे सिग्मा ऑफ एफ, यानी कि एफ वाले जो सारे नंबर हो गए उनको जोड़ दो और सिग्मा ऑफ एफ डी कर दो, यानी कि क्या करो आप बारंबारता और डी को जोड़ दो। तो मैंने आपको बताया कि डी निकालते कैसे हैं, डी आपने निकाल लिया यहाँ पर, ये आपका आ गई डी की वैल्यू। ठीक है, ये आपकी आ गई डी की वैल्यू आ गई, ये जो आई है ना आपकी आती, ये हमारी वर्ग चिन्ह बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्ग चिन्ह बोलते हैं, इसको एक्स से भी बताते हैं, वर्ग चिन्ह एक्स से भी बताते हैं। ठीक है, एक और बनेगी इसमें, अभी देखो फिर से देखो क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आपको वर्ग मैंने लिखा, लेकिन वर्ग चूंकि बराबर नहीं था तो उस वर्ग को मैंने बराबर किया, वर्ग बराबर करने के बाद मैंने क्या लिखा, एफ, यानी बारंबारता लिख दी मैंने यहाँ पर। अब बारंबारता लिखने के बाद मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिया, वर्ग चिन्ह के लिए मैंने क्या बताया आपको फार्मूला, अभी वर्ग चिन्ह के लिए आपको उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 ये करना पड़ेगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 करना पड़ेगा। तो कैसे किया आपने, x इज इक्वल टू उच्च सीमा कितनी थी इसकी 39.5 और 44.5, इनको ऐड किया, कितना आ गया 84 बटे 2, कितना आ गया 42। अब जैसे ही आ गया 42 तो पहले वाला तो 42 आ गया, अब बाकी मैंने कैसे लिख दिया, 42 के बाद मैंने इनका अंतर था, इनका अंतर कितना आ रहा था 5 आ रहा था, तो इनका अंतर 5 आ रहा था, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इन सबको
जोड़ दिया, ठीक है। और वो जोड़ के आप क्या करते हैं, जैसे 42 5 47, 47 5 52, 52 5 57, 57 5 62, और इस तरीके से 62 और 5 67 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ग से निकालने के बाद मैं डी निकालूंगा। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। ए क्या होता है, ए ही है हमारा कल्पित माध्य। यहाँ पे चूंकि फार्मूले में मैंने आपको कैपिटल ए बताया, तो यहाँ कैपिटल ए लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लीजिए, कैपिटल ए लिख लीजिए। चलिए भाई फटाक से, तो थोड़ा सही से लिख देता हूं, x माइनस ए। अब a क्या है मेरा, a मुझे क्या चुनना होगा, a मुझे कोई सी भी वैल्यू मैं चुन सकता हूँ, ये चुन लूंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं जो भी वैल्यू चाहूंगा वो चुन सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये इसको मैं क्या करता हूँ, ये 52 को मैं a चुन लेता हूँ, ये मेरा कल्पित माध्य है, 52 को मैं लेता हूँ कल्पित माध्य हमारा। अब क्या हो जाएगा, अब करना क्या है मुझे, d इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स क्या है मेरी, ये वैल्यू है। अब बताओ 52 माइनस 42 कितना आएगा, माइनस 10। 52 में से 42 जाएगा, ये देखो 42 माइनस 52 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 10 आ जाएगा। इस तरह से 47 माइनस 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5। 52 माइनस 52 0। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें जो डी की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू मैं हर बार अलग अलग रख रहा हूँ, एक ही वैल्यू लेकिन मेरे पास 52 ही है। कोई एक मैंने चुन लिया, मैंने 52 चुना, आप कोई भी एक चुन सकते हो, आपका आंसर वैसे ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। मैंने 52 चुन लिया। अब 52 चुनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर x की, a की वैल्यू आ गई मेरी 52, और d इक्वल टू x माइनस ए होता है, तो एक बार x ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस तरीके से आप बदलते रहेंगे। अब 57 माइनस 52 करोगे तो कितना आएगा, 5। फिर 62 माइनस 52 करोगे तो कितना आएगा, 10। फिर 67 माइनस 52 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 15। ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू ऑफ डी। अब जैसे ही वैल्यू ऑफ डी आ गई तो अब क्या करना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देना है, जो मैं पहले से आपसे कह रहा था, एफ और डी को कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। फाइनली ये हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 गुणे माइनस 10 कितना होगा, माइनस ऑफ 40। फिर 6 पंचे माइनस का 30, फिर 16 गुणे 0, 0 हो जाएगा भाई, 0 से गुणा करने पर 20 पंचे 100। फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 30 दाहियम 300। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 और 15 गुणा करो, 15 चौक का 60 आता आएगा 6, 15 30 6 36, 360 आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। ये टेबल आपको समझ में आया कि नहीं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समांतर माध्य या फिर माध्य निकालना चाह रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, फिर से मैं बता दूं एक बार, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में ये सारे दे रखे थे, टेबल मुझे क्वेश्चन में यहाँ दे रखी थी, और उसमें हमसे पूछा था कि ये बताइए कि माध्य क्या होगा। माध्य निकालने के लिए क्या करना होगा, टेबल बना, एक टेबल हो सकता है आपने जो टेबल दे रखी हो डायरेक्ट यही दे रखी हो, इसमें आपकी देखो यहाँ पे उच्च सीमा और ये निम्न सीमा बराबर है, हो सकता है आपने डायरेक्ट यही टेबल दे रखी हो, तो आपको यही टेबल नहीं बनाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे में नहीं दे रखा था, मुझे खुद से बनाई थी, तो मैंने खुद से 0.5 को ऐड किया और 0.5 को माइनस किया, तो वहां से मेरी वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो मेरी बारंबारता यहाँ दे रखी थी वही मैंने उतार दिया। फिर क्या निकाला मैंने, वर्ग चिन्ह निकाला, एक्स कैसे निकाला, अपर लिमिट मतलब कि यहाँ पर जो उच्च सीमा है प्लस निम्न सीमा बटे 2, उससे मैंने निकाल लिया। फिर मैंने बताया कि अगर शॉर्ट तरीका पता करना है तो क्या करो, जो इनका अंतर रहे उसको बीच में जोड़ दो, 5 5 5 जोड़ते चले जाओगे, आ जाएगी वैल्यू। फिर मैंने बताया कि क्या करो, डी निकालो। डी मुझे क्यों, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा जो फार्मूला है समांतर माध्य का, वो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन तो ठीक है आप वहां से देख लोगे, ये देखो ऊपर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने जो समांतर माध्य का भी बताया आपको फार्मूला, वो मैंने ये बताया कि समांतर माध्य का फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ f ऑफ d बटे सिग्मा ऑफ f। ये है मेरे पास। तो अब जब मुझे इसमें एफ डी चाहिए तो उसके लिए मेरे पास डी होना चाहिए, तो डी मैंने यहाँ x माइनस ए से आया, ए क्या मैंने, ए मैंने 52 लिया है, ये क्या था, ए को बोलते हैं कल्पित माध्य, ठीक है। ये क्या है, कल्पित माध्य, आप कोई भी ले सकते हो, 57 47 कोई भी ले लो, उसको ऐसे हर सब में से घटाना पड़ेगा x माइनस ए, यही वैल्यू आपकी आ जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने f निकाल दिया, यहाँ मेरा ये d है और इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिल गया मुझे इन दोनों का गुणा करने पर। फिर अब क्या करना होगा मुझे, a इसमें रख दो, देखो मुझे क्या मिला है, a की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे भाई, a की वैल्यू मैंने 52 ले ली है, चलो ठीक है नंद भाई। फिर आपने बताया एफ डी, सिग्मा ऑफ डी मतलब सारे सिग्मा ऑफ एफ डी को जोड़ दो, उससे पहले देखो सिग्मा ऑफ एफ करना है, मतलब सारे एफ को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 10 और 16 कितना, 10 10 20 6 36 36 36 और 4 40 और 20 60 60 और यहाँ देखो 30 और 20 50 कितना हो जाएगा, देख लो सही से, आप एक बार ऐड कर लो, 6 4 10 10 देखो 20 30 50, ये हो गया हमारे पास 50 50 के बाद ये 6 4 10 60 60 और यहाँ पे 16 और 24 40 कितना हो गया 100। तो यहाँ पे एफ की कितनी वैल्यू आ गई, एफ की वैल्यू आ गई 100, ये सिग्मा ऑफ एफ की वैल्यू आ गई, मतलब सारे आपने जो बारंबारता है उन सबको जोड़ देना है। फिर क्या करोगे, यहाँ पर एफ डी को जोड़ दो, सारे एफ डी को जोड़ दो, पहले इन सब धनात्मक वालों को जोड़ लो, कितना आ रहा है देख लो, 300 और एक 400, 4 और 3 700 760 कितना आ रहा है, 760 आ रहा है। फिर यहाँ इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा 40 और 30 माइनस का 70 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 760 में से आपको 70 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है, तो कितना आ जाएगा 0 0 16 6 यानी कि 16 में 7 गया 9 और ये 6 690 आ जाएगा, कितना आ गया 690 आ गया। तो ये आ गया सिग्मा ऑफ एफ डी
और ये आ गया 100 जो आ गया सिग्मा ऑफ एफ आ गया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं, यहाँ पे नहीं, एफ के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे ये आ गया 100, ये सिग्मा ऑफ एफ अगर आपको दिख रहा होगा तो, और यहाँ पर आ गया आएगा आपका सिग्मा ऑफ एफ ऑफ डी, यानी कि कितना आएगा 690। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब क्या करना होगा, मुझे इस फार्मूले में डायरेक्ट रख देना होगा सिग्मा ऑफ एफ डी, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 690। मतलब फटाफट निकाल दो, एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू है 52 प्लस सिग्मा ऑफ एफ डी की वैल्यू है हमारे पास 690 बटे सिग्मा ऑफ एफ है 100। देखो ये कट गया, कितना हो जाएगा, जब 10 से भाग दूंगा 69 को तो आ जाएगा 52.6.9, 52 प्लस 6.9, यानी कि 52 और 6 58.9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। और यही हमसे पूछा था, माध्य पूछ रखा था। ठीक है, तो ये देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जरूर हो गया, क्योंकि मैंने आपको कई बार रिपीट किया है इस टेबल को, कि ये टेबल बनाना आता होगा तो ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। जब भी आपको मार्क्स निकालने के लिए कहे तो बस यही एक काम करना है। मार्क्स निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल सी, ये आपको जो वर्ग दे रखा है, जो बारंबारता दे रखी है, उससे आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे, यहाँ से देखो ये वर्ग चिन्ह आ जाएगा, उसका मैंने तरीका बताया, फिर मैंने बताया डी कैसे निकलेगा, एफ डी, और ये फार्मूला आपको कल्पित माध्य से फटाफट से माध्य निकल जाएगा बड़े से बड़ी टेबल का। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई फटाफट अब, क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन है और टाइम कम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें मैंने शुरुआत मतलब पहले मैंने आपको डी इज इक्वल टू बता दिया था, वो डी नहीं है, डी जो है मतलब मुझे लगा कि वहां पे एक्स रहेगा, उसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं, डी को नहीं बोलते। डी तो हमारा चूंकि फार्मूले में एफ डी, वो हमें देखना निकालना पड़ेगा, वो एक्स माइनस ए होता है, यानी कि वर्ग चिन्ह माइनस कल्पित माध्य, वहां से आता है वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये कह रहा है कि चित्र में मतलब एक दे रखा है, फिगर में दे रखा है, चित्र है, उससे हमें क्या है, आकृति में बताया रखा है कि दो संकीर्ति वृत्तों का केंद्र O, त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। ये इनकी जो चाप है वो PQ तथा AB है। यदि कोण POQ का मान 30 डिग्री है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। मतलब ये वृत्तों के क्षेत्रफल से मुझे क्वेश्चन दे रखा है। क्या कैसे दे रखा है, ये देख लो, ये हमें दे रखा है एक त्रिज्यखंड। कैसे, ये मेरे पास O, यहाँ पे मेरे पास Q, यहाँ पे मेरे पास P। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे पास A और यहाँ पे मेरे पास B, इस तरीके से। फिर क्या कह रखा है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल दिए। कौन से छायांकित भाग भाई, लीजिए मैं B से छायांकित बना देता हूं ताकि और समझ में आए। ये छायांकित भाग की बात कर रहा है, ठीक है, ये छायांकित भाग की बात कर रहा है। ये जो मैंने अभी ब्लू से वो कर दिया है, रंग दिया है, समझिए, उसको शेड कर दिया है, तो ये क्या होगा, ये हमारा छायांकित भाग है, मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है। और क्या मेरी डिटेल दे रखी है, ये एंगल मुझे दे रखा है 30 डिग्री एंगल, जी यही 30 डिग्री दे रखा है, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है ये वाले त्रिज्यखंड की, ये है 3.5 सेंटीमीटर। और बड़े वाले की कितनी है, बड़े वाले की दे रखी है मुझे, बड़े वाले की मुझे यहाँ दे रखी है, ये बड़े वाले की मैं यहाँ कर देता हूँ, बड़े वाले की मुझे दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सही है, 7 सेंटीमीटर। तो मुझे क्या कह रहा है, ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल मुझे बताना है। कैसे निकालूंगा भाई, सिंपल है, बहुत आसान है। देखो मुझे आप बताओ, सिंपल बताओ मुझे, कि मैंने आपको ये बताया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जी अदनान भाई, कैसे निकालते हैं, मैंने आपको उसका फार्मूला बताया है कि त्रिज्यखंड का क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे बताया मैंने बताया आपको कि आप क्या करोगे, वहां पे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये बताया मैंने, ये होता है। अगर आपको याद हो, पिछली कई वीडियो में मैं रिपीट भी कर चुका हूं, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। अब फिर क्या करना होगा इसमें आपको, इसमें मुझे क्या निकालना है, इसमें मुझे थीटा भी मुझे दे रखा है, 360 भी दे रखा है, लेकिन मुझे इस भाग का त्रिज्यखंड जो होता है इस पूरे का बताएगा ये। तो मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इस पूरे का निकाल लेता हूं क्षेत्रफल, और फिर इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देता हूं। ये तो कर सकता हूं ना मैं। जैसे भाई ये बताओ, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल कुछ भी मान लो। अब मैंने बताया कि मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका, तो मैं क्या करूंगा, पूरे में से ये जो मैं पूरा निकालूंगा उसमें से इसका एरिया अगर घटा दूं, मैं जैसे इस पूरे का निकाल लिया आयत का, फिर इसका एरिया निकाल लिया, इन दोनों को घटा दिया तो इसका एरिया मिल जाएगा मुझे। यही तो होता है क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ये तो एक एग्जांपल था। इसमें मैं ये करूंगा कि मैं अपने, अब मैं सोल्यूशन पे आता हूँ। सोल्यूशन में क्या होगा यहाँ पर, कि मेरा जो ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, इसमें क्या करूंगा मैं, अपने त्रिज्यखंड यानी कि अगर मुझे चाहिए किसका, हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये मांग रहा है भाई साहब। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो मुझे टोटल दे रखा है, इस टोटल को मैं लेता हूं, क्या है ये, O, फिर यहाँ पे आओ P, फिर यहाँ पे जाओ Q O, ये O P Q O का क्षेत्रफल,
तो ये है क्या, ये है त्रिज्यखंड, ये एक त्रिज्यखंड है, यानी कि त्रिज्यखंड OPQO का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा मैं, कैसे माइनस कर दूंगा, इसमें से ये वाला माइनस कर दूंगा, ये वाला, यानी कि अगर मैं ये देखो इसको मैंने रेड से कर दिया है, ये समझ में आएगा आपको, ये रेड वाला मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये ब्लू वाला मिल जाएगा क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, क्या करूंगा मैं, इसमें से माइनस कर दूंगा, तो ये कौन सा मुझे माइनस करना है, मुझे माइनस करना है O, यहां से चलो फिर A पे आओ, A, फिर यहां देखो ये चाप कितनी गई है, OAB, और फिर O, इसका क्षेत्रफल, इसका अगर मैं क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा मेरे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वहीं से मेरा आंसर आ जाएगा, मुझे और सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। त्रिज्यखंड OPQO का क्षेत्रफल, OPQO का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास जो फार्मूला है वो कितना है, इसके लिए होगा पाई R1 स्क्वायर थीटा बाई, और थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना, कितना है 30 डिग्री बटा 360, वैल्यू रख दी मैंने, माइनस का त्रिज्यखंड OABO का क्षेत्रफल, इसके लिए मान लेता हूं पाई R2 स्क्वायर 30 बाई 360, क्योंकि दोनों के लिए 30 डिग्री ही है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये, अब देखो यहां से मैं क्या पाई कॉमन ले सकता हूं, और देखो इसे भी काट सकते हो तुम, इसे भी काट दो, 3 एकम 3 12 3 36, 3 एकम 3 12 3 36। ठीक है, एक काम भी कर सकते थे कि पहले ही पूरा कॉमन लेते फिर लास्ट में वैल्यू रखते हैं, जैसे तुम्हारा मन करे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इजीली। क्या करें हमने यहाँ पर, देखो फिर से मैं बता देता हूँ, इसका मैं जो है OPQO, इसको मैं ले लेता हूँ R1, क्यों, क्योंकि यहां मैंने R1 नाम दे रखा है OPQO वाले को, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। फिर बताओ दूसरे वाला कितना है OABO, OABO इसकी त्रिज्या कितनी है, R2 मैंने दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो भाई फटाक से आओ, पाई पाई मैंने ले लिया यहाँ पे कॉमन, फिर R1 दे जाएगा, यहाँ पे 1/12 भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर अंदर क्या बच जाएगा R1 स्क्वायर माइनस का R2 का होल स्क्वायर। अब पाई यानी कितना होता है ये 22/7, फिर 1/12 गुणे में यहाँ पर R1 की क्या है वैल्यू, R1 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ से देखो 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस का R2 की वैल्यू क्या है 3.5 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा 2 छक 12 और 2 से आएगा 11, तो 11/42, और ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, माइनस 3, इसका जब करोगे 3.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास कुछ 12.25। ठीक है, इसे आप करके देख लीजिएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा 11/42, और यहाँ से आ जाएगा 49.5, इसे घटाओगे तो आ जाएगा 36.75, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 9.625। ठीक है, बस इसमें करना ये कि दशमलव को वगैरह को घटाना है, इसको गुणा करके इससे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। कैसे आया है, सिंपल तरीके से आया है कि आपको जो त्रिज्यखंड का निकालना था आपने उस पूरे का निकाल के ये वाले को माइनस कर दिया, और वहीं से आपका आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग है क्या, अगर छायांकित भाग कह दे तो छायांकित यहां से चलो ABQPA, ये हो जाएगा हमारा छायांकित भाग, जिसे मैंने ABQPA से बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो आसान सही था, बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान के रखना था कि अगर इसमें फार्मूला याद है तो किस तरीके से आप घटा के निकाल सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 5 एक पर, मैंने आपसे कहा था ना ये सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, देखो लघु उत्तरी में भी ऐसा सवाल पूछ सकता है, पर इसमें थोड़ा सा बदल दिया है। क्या इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए, उसमें था हमारे पास सिंपली ही यही था कि, एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, हाँ, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो, क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या है। चलो भाई बताओ फटाफट इसको कैसे करना है, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि अगर रूट 5 का एक परिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे प्रूफ करोगे कि वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में प्रूफ करने के लिए आता है तो कैसे प्रूफ करोगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कैसे करना होगा इसे। इसको करने के लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है कि आपको रूट 3 है तो रूट 3 कैसे हो जाएगा, यहाँ पर माना 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, माना रूट 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, पहले इसे मैं मान लेता हूं। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो रूट 3 पे है, तो वो रूट 3 वाला तो आप खुद से ही कर सकते हैं, आप मुझे बताइएगा कि कैसे इसको करना है। ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, वहां से जाके देख सकते हैं कि रूट 3 रूट 2 रूट 5 या रूट 7 आए तो किस तरह से हम उसे प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीके अगर आ जाए कि 2 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो मैंने मान लिया एक परिमेय संख्या है, अब मुझे बताओ परिमेय संख्या किस रूप में लिख सकते हैं।
तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता है। अब क्या करना होगा, जैसे ही मैं 2 माइनस रूट 5 को क्या लिखूंगा, एक परिमेय संख्या है, तो यानी मैं लिख सकता हूं इसको p बाई क्यू इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ओवर 5। ठीक है, तो 2 माइनस रूट ओवर 5 हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, जैसे 2 माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5, तो इस 2 को मैं इधर ले आता हूं। कैसे करूंगा मैं इसको, देखो p बाई क्यू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का रूट ओवर 5, सॉरी माइनस का रूट ओवर 5, यही तो है। अब क्या कर सकता हूं मैं, ये कर सकता हूं कि इसमें माइनस से कर दूं मैं मल्टीप्लाई, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा ये 2 माइनस का p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर 5। मतलब ये ऐसे भी मैं कर सकता था कि रूट 5 को इधर लेके आया था, p माइनस क्यू को इधर लेके चला था, तो ये भी ऐसा बन जाता। एक स्टेप और ज्यादा मैंने कर दिया है, समझ में आया। देखो इसको ऐसे भी कर सकता था मैं, क्या रूट 5 को इधर लेके चला जाऊं, तो ये होता है 2 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 5। देखो वही चीज तो हो गई जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो तुम्हें क्या दिख गया, 2 माइनस p बाई क्यू रूट ओवर 5। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, अब एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी परिमेय में से परिमेय को घटाते हैं, जैसे परिमेय है ये 1/3 माइनस 1, ये भी परिमेय ये भी परिमेय, तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। 3 एकम 3 1, 2/3 जो भी हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो हमें ये पता है कि परिमेय में से परिमेय घटाने पर क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगी। इस तरीके से क्या है, पी बाई क्यू एक भी परिमेय और दो भी एक परिमेय संख्या होती है। तो हमें यहाँ क्या पता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये समीकरण 1। अब तुम्हें लिखना क्या पड़ेगा, वहां एग्जाम में तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ये पता चलता है, समीकरण 1 से ये पता चलता है, क्या पता चलता है भाई, ये पता चलता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, चूंकि चूंकि 2 माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों, क्योंकि रूट 25 यानी कि 2 माइनस पी बाई क्यू भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगी, ये 2 माइनस पी बाई क्यू भी एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये समीकरण में एक ये बताता है। परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, हमें पता ही है कि रूट 5 क्या है, एक एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि रूट 5 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, वो तो क्या है, एक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यानी अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब 2 माइनस रूट 5 भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या अपरिमेय संख्या है, अतः 2 माइनस रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कहना मैं चाह रहा था ये, मतलब इसमें मैंने ये लिखा है, ये मैंने बताना चाहा है आपको क्या, कि अगर इसमें से इसमें घटाने पर ये जो आएगी, इसको घटाने पर क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगी। तो जब एक परिमेय संख्या आएगी तो मैंने क्या लिख रखा है, एक परिमेय संख्या बराबर है रूट 5 की, यानी कि रूट 5 भी एक परिमेय संख्या। लेकिन ये समीकरण एक गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये एक अपरिमेय संख्या है, इतना तो हमें कंफर्म हो, इतना तो हम डन है। तो जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः जो हमने मान रखा था, वो हमारी अवधारणा जो है, वो हमारी परिकल्पना, वो क्या है, गलत है। तो 2 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा, इजी था ये भी। ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो अगला वाला हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर ओके, अगर हम बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि यदि cos a माइनस बी, हमें दे रखा है एक कि cos a माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2, और फिर दे रखा है हमें साइन a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ये हमें दो समीकरण दे रखे हैं, और हमें क्या कह रहा है कि a का मान बताओ और b का मान बताओ, दोनों का a और b का मान बताओ। और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमें कंडीशन भी दे रखी है, और कंडीशन में हमें ये दे रखा है कि a और b को जो ऐड करूंगा मैं, मतलब कि a प्लस b का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए अपनी एनसीईआरटी में, और पीवाईक्यू में भी मिल जाएंगे, जहां साइन कॉस का टैन कॉट हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ए और बी की वैल्यू निकालते कैसे हैं, एक के लिए समझो, बाकी के लिए खुद से ट्राई करना, मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं लिखता हूं इसे कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। अब मुझे बताओ कि कॉस ए माइनस बी
इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू है, तो रूट थ्री बाई टू कॉस किसके लिए होती है, मतलब कॉस 30, कॉस 60, कॉस 90 किसके लिए होती है, याद करो किसके लिए होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गई हमारे पास कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। अब क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस कॉस चले आएंगे, यहां से आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी इसको अभी सॉल्व नहीं करते, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग विलोपन विधि से ही करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। फिर क्या करते हैं, दूसरा उठाओ यहां से, साइन a प्लस बी बराबर रूट थ्री बटे बाई टू। अब यहां देखो इसमें भी करो, साइन a प्लस बी बराबर रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू यानी कितना होता है, साइन 60 का, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो यहां से साइन साइन चले जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, तो इसको भी इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, यानी समीकरण नंबर 2। फिर क्या करना होगा, इन दोनों को कर दो ऐड, यहां मैं लिख देता हूं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या होगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या हो जाएगा यहां से, जब मैं जोड़ूंगा इनको तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b भी कट जाएगा, यहाँ देखो ये b और b कट जाएगा, ये प्लस है तो ये b और ये भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2a, 2a इज इक्वल टू 60 और 30 90, क्योंकि जोड़ दिया है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 45 आ गई। देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब कोई भी एक समीकरण ले लो, समीकरण नंबर 1 से b का मान निकाल दो, समीकरण 1 से क्या पता चल गया मुझे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मुझे पता चल गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 45 माइनस 30, यानी कि b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू 45, b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। ये मैंने आपको तरीका बता दिया, आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, उसके बाद मूव ऑन करेंगे हम लोग, ठीक है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, लेकिन अगर इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो मुझे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगेगा कि हाँ ये नए कॉन्सेप्ट पर है, उसको ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, हाँ समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए ना, क्या है 2x माइनस, हाँ ये हमें दे रखा है प्लस का 2x, ये द्विघात समीकरण का है, 2x माइनस 5 x माइनस 3 25/3, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, इसको हमें हल करना है, और हल करके क्या करना है, एक द्विघात समीकरण हमें मिलेगा, और उस द्विघात समीकरण के क्या हमें मूल भी निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, इसमें इसको सॉल्व करना है। चलो भाई सॉल्व करो फटाफट, आपको पता है हम समीकरण लेके समीकरण से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं हम तिर्यक गुणा कर देते हैं जो भी, तो यहां से क्या हो जाएगा 2x x माइनस 3 प्लस का 2x माइनस 5 x माइनस 4 बटे इन दोनों का नीचे हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3। और भी ये करता हूं कि ये 25/3 को मैं साथ में चलने देता हूं, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं ना, इसको अभी रोक देते हैं, अभी मैं यहां से सिर्फ अपना लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, फिर बराबर कर देंगे 25/3 के, देखते हैं क्या आता है। चलो भाई साहब लेफ्ट हैंड साइड में फिर क्या करेंगे, इसका 2x स्क्वायर, अंदर मैंने गुणा कर दिया 2x का, माइनस का 2 3 6x, इसका जब इसके साथ करूंगा तो 2x, इसका इसके साथ करूंगा 2x स्क्वायर, फिर इसका 2 3 6, कितना हो जाएगा माइनस 6x, प्लस इस तरीके से इसमें करूंगा 2x स्क्वायर इसका, उसके बाद फिर हाँ 2x स्क्वायर करूंगा इसका, उसके बाद फिर इसका इसके साथ करो, इसमें 4 टर्म आएंगे क्योंकि हमारे पास 2 बहुपद है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 टर्म आएंगे, एक इसका फिर एक इसका, क्या हो जाएगा माइनस, देखो 4 के साथ माइनस है तो 4 दूना 8x, माइनस का 8x, फिर क्या होगा भाई, फिर ये देखो x का माइनस 5 के साथ होगा तो माइनस का 5x, फिर माइनस माइनस प्लस का 5 चौक का 20, ये आ गया हमारे ऊपर वाले। नीचे में क्या होगा भाई साहब, x का x से करूंगा तो x स्क्वायर, इस x का इससे करूंगा तो माइनस का 3x, इसका हो जाएगा माइनस का 4x, अब मैं इसका कर रहा हूँ फिर इसका इससे कर रहा हूँ तो 4 3 प्लस का 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास। चलो भाई बताओ अब क्या करना होगा, अब मुझे करना होगा 2x स्क्वायर, यहाँ से 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ये देखो 6 माइनस 6x माइनस 8x माइनस 5x, तो सब कुछ सब जुड़ जाएंगे, माइनस में सब जुड़ जाएंगे माइनस के साथ, क्या हो जाएगा यहाँ से 8 और 6 14 और 5 19, माइनस का 19x, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा प्लस का 20, ये आ गई मेरे ऊपर वाला समीकरण बटे नीचे वाला समीकरण। नीचे वाला समीकरण क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर
-3x-4x, तो कितना हो जाएगा -12x +12, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बराबर राइट हैंड साइड के रख देता हूँ, क्या है मेरा 25/3। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे पता है कि जब भी इस तरीके के सवाल आ जाते हैं तो क्या करना होता है हमें, इस तरीके के सवाल आते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक सेकंड, इस तरीके का सवाल आता है तो हमें तिर्यक गुणा करना होता है। क्या करना होता है, तिर्यक गुणा करना होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3x-4x, देख लेते हैं इसको, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो सही तो है ना सब, 2x² - 6x + 2x², तो 4x² - 19x प्लस वो, इसको देख लेते हैं, 25/3 आ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देख लो, 4x², इसका कर देंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। देखो भाई साहब, 3 4x² माइनस का 19x प्लस का 20, ठीक है, इज इक्वल टू 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x² माइनस का 12x प्लस का 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो कितना हो जाएगा, गलती नहीं कर दी हमने कहीं, हाँ ये चीज हमने कहीं गलती कर दी है, ये देखो बता दो मेरे एकदम, x² माइनस का 7x प्लस का 12 रहेगा। यहाँ पर कैसे हुआ ये देखो, x² -3 -4 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना तो अगर आप भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -7x, ठीक है, और यहाँ पे +12 रहेगा आपका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पर, ये देखो। अब इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे, मैंने किया क्या है, इसका इससे किया मल्टीप्लाई, इसका इससे किया, ठीक है। आगे बढ़ो, अब क्या हो जाएगा, 3 चौका 12x² माइनस का 19 तिया 57x, फिर 20 तिया 60 बराबर 25x² माइनस का 25 सते कितना होता है, अगर 25 से करें 25 सते 175x 75 प्लस का 12 पंचे 60 और 12 दूना 24 और 6 30, 300 हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप कि वैल्यू का हमारी कहाँ पे, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप उसे सही भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसी वैल्यू पे लगा रहा हूँ, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। फिर क्या हो जाएगा, ये 12x² और 25x²। अब क्या होगा, मैं सबको एक तरफ ले आता हूँ, तो क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण कैसा होता है, ax² होता है प्लस का b ऑफ x होता है प्लस का c बराबर 0। क्योंकि इधर 0 होता है इसके राइट हैंड साइड में, तो वही 0 हमें इधर पे लाना है, सबको मैं इधर ले आऊंगा। कितना हो जाएगा मेरा, 12x² माइनस का 57 ऑफ x प्लस का 60 माइनस का 25x², माइनस को इधर लेके आऊंगा तो प्लस 175x, फिर इधर जाएगा माइनस का 300 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखो 12x² माइनस 25x², तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13x² हो जाएगा। और क्या होगा, फिर देखो 57x 175x, तो 175 में से 57 को घटा दो, देख लो क्या आ रहा है ऐसा, 15 में 7 जाएगा 8 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 118 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 118। तो ये प्लस का माइनस का, प्लस का रहेगा 118x, ठीक है, 118x आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास दूसरा, यहाँ से देखो 60 और 300, जब 300 में से 60 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 240 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब क्या करना होगा, जैसे हमारा द्विघात समीकरण आ गया, इसके मूल निकाल दो। कैसे मूल निकालोगे, मूल निकालने का तरीका है, उसके लिए आप क्या श्रेणीधाराचार नियम इस्तेमाल कर सकते हैं आप। क्या होता है वो, अगर मुझे मूल निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो होता है वो माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है, ये होता है हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल देते हैं, उसके बाद इसको रख देंगे उसमें, आसानी से आ जाएगा। इस समीकरण में देखो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू हमारे पास -13, b की वैल्यू कितनी है 118, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 240, ठीक है। ये चीज है हमारे पास, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा आप, अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत होगी तो फिर आप उसे सही भी कर लीजिएगा। तरीका यही रहेगा, आपको मेथड फॉलो करना होगा, मेथड ये फॉलो करना होगा आपको, क्योंकि यही एक तरीका है, मतलब इजी तरीका है, ये आसानी से आ जाएगा। इसमें जैसे मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब सारे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए और सबको इधर ले आइए एक साइड, और इधर 0 कर दीजिए राइट हैंड साइड पर। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, a की वैल्यू -13, देखो पुट कर दो, तो यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, b² माइनस 4ac बराबर b की वैल्यू 118 का होल स्क्वायर माइनस का, ठीक है, हाँ ठीक है, माइनस का 4a, a की वैल्यू कितनी है -13, ठीक है। फिर क्या है, c की वैल्यू है -240, ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आई थिंक इतना तो आप कर लेंगे गुणा करके। 118 का देख लेते हैं कितना आ रहा है स्क्वायर हमारे पास भाई, चलो फटाक से ये गुणा वगैरह आपको फटाफट करना होगा ताकि आपको आसानी से आ जाए। 8 टाइम 64 के 4 आता है 6, 8 8 14 के 4 आता है 1, 8 8 9, फिर यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा 8
एक एक गुणे के बाद फिर 8, यहाँ पे भी आएगा हमारे साथ 8 1 1 लिखना होगा, तो हो जाएगा मेरे पास 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12 के 2 आता है 1, 9 1 10 11 8 19 के 9 आता है 1 3 और 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13924 माइनस का 13 चौका 52। यहाँ पे इस तरीके से करते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं इसके साथ, 4 चौका 16, 4 चौका 16 के 6 आता है 1, और 4 दूना 8 1 9 96, 24 चौका होता है 96, अब 96 में 13 से कर दो मल्टीप्लाई, 13 छक्का 78 के 8 आता है 7, और 13 नवा कितना होता है हमारे पास 117, 117 और 7 124, ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 4 8। अब ये देख लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा। अब इसमें से घटा दो, कितना आ जाएगा, हाँ एक जीरो भी रहेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 240 का मैंने सिर्फ 24 से किया है, तो 240 का कर दो। अब देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 3 9 2 4, ताकि गलती ना हो तो इसलिए लिख के कर लो तो ज्यादा बेटर है। 1 2 4 8 0, 4 में 0 गया 4 आएगा, 12 में से 8 जाएगा आएगा 4, फिर यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा 4, और फिर यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1, कितना आ गया 1444 आ गया मेरे। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, अभी मैंने सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ज्यादा कर नहीं रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना समझ में आए, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देना है। ये किसकी वैल्यू है, ये 1444, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1444, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको मिटाते हैं और इसको भी थोड़ा सा मिटाते हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा वीडियो में पीछे करके मैंने कैसे सॉल्व किया है, फिर वहां से देखते हैं। 1444 है, ये मैंने याद कर लिया, कितना है 1444 है। चलो भाई साहब, तो अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू निकालना है मुझे, माइनस का b, माइनस का b, माइनस का b कितना था, अब देखो मेरे पास x की जो वैल्यू आई थी, x की वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस का 13, और सॉरी a की वैल्यू थी ये माइनस का 13, और b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, b की वैल्यू थी हमारे पास अगर c की वैल्यू थी वो थी माइनस का 240, और b की वैल्यू थी हमारे पास 118, प्लस का 118, यही थी, चेक कीजिएगा आप एक बार, ठीक है, मैं तो नहीं भूला हूँ, आप भी मत भूलिएगा। अब माइनस बी देखो, माइनस बी की वैल्यू रखूंगा तो माइनस का 1 1 8 118, ठीक है, माइनस और ये फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, कितनी थी वो 1444, यही थी 1444, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी मैंने निकाली थी माइनस का 13, माइनस का 13, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 13 यानी कि 26 आ जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस का 118, और ये होता है, ये कितने का स्क्वायर होता है ये बताओ भाई फटाफट, माइनस का 13 दूना 26, ये आ जाएगा माइनस का 26, मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, ये होता है 38 का, कितने का होता है 38 का, ठीक है। अब 38 का होता है तो बस फटाफट आपको जोड़ देना घटा देना, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। एक बार प्लस, जैसे ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार माइनस लो एक बार प्लस लो, एक बार मैं लेता हूँ माइनस का 118 प्लस 38 बटा माइनस का 26, एक बार लो x इज इक्वल टू माइनस का 118, और इस बार माइनस लेना है नीचे वाला, माइनस का 38 बटे माइनस का 26, दोनों के लिए x की दो वैल्यू आती है, क्योंकि द्विघात समीकरण में जितनी x की पावर रहेगी उतनी x की वैल्यू रहेगी। द्विघात समीकरण में x की पावर कितनी रहती है 2, x की घात 2, तो उसका सोल्यूशन भी कितना आएगा 2 आएगा। अब फटाफट देखते हैं 8, इसमें से घटा दो, जब 8 में से 8 जाएगा 0, 118 में से 38 घटाओ, 8 में से 8 गया 0, और फिर 11 में से 3 जाएगा 8, 80 आ जाएगा, 80 बटे माइनस 80 बटे माइनस 26, इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस गया यहाँ से, 2 से काट दो, 2 से आ जाएगा 13, 2 से आ जाएगा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 बटे 13। दूसरे x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से देखो, x की वैल्यू माइनस 18 माइनस, अब जोड़ देना है, माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16 के 6 आता है हमारे पास 1, और फिर हो जाएगा हमारे पास 3 1 4 1 5 और 1 156 माइनस का 156 बटे माइनस का 26, यहाँ से भी माइनस माइनस गया, 2 से काट दोगे, 2 से आ जाएगा यहाँ 13, और फिर यहाँ से 2 से काटो, 2 से 14, फिर 1 बच जाएगा और 2 8 16 आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 78 बटे 13। दो वैल्यू हमारे पास x की आ जाएगी, x की आ जाएगी 40 बटे 13, x की कितनी आ जाएगी, x की हमारी आ जाएगी एक, हाँ 78 बटे 13 आ जाएगी, और ये कितना होता है ये भी तो काट सकते हो, 13 से 78 होता है भाई, तो दोनों x की वैल्यू आ गई, मेरा जो आंसर आ गया एक आ गया 6, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई 40 बटे 13, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एक जो हमें समीकरण दे रखा था उसको द्विघात समीकरण बनाया, और द्विघात समीकरण बनाने के बाद क्या किया हमने, उसको उसके मूल भी निकाले, और मूल किससे निकाला, अब एक तरीका मैंने बताया वो गुणनखंड विधि से, लेकिन वो आसानी से नंबर, वो जो आसान नंबर होंगे आसपास वाले उसका निकाल सकते हो। इतने बड़े नंबर का 118 है माइनस 240, कहां तक सोचोगे उसका, तो इस वजह से आपको क्या करना होगा, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसे आप समझ लीजिए, कभी भी आपको मूल निकालना हो तो श्रीधराचार्य नियम द्वारा, जो इंडियन से एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया था मैथमेटिशियन, तो श्रीधराचार्य नियम द्वारा आप ये निकाल सकते हैं, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल यानी रूट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी होगा, अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा सेट 2 है
उसके जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, उसको हम इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने देखा कि किस तरह से इसने अलग अलग डोमेन, अलग अलग चैप्टर को कवर किया है। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति का क्वेश्चन किया, उसके बाद ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था, उससे पहले हमने वृत्तों के क्षेत्रफल से क्वेश्चन किए, फिर माध्य का क्वेश्चन सबसे पहला किया। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होने वाला है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक अगली वीडियो में सेट 2 में हम बात करेंगे इसी में लघु उत्तरीय क्वेश्चन की, जो सेट 2 का होने वाला है। उसमें भी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।